देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे थे भाई? अध्याय 1 नहीं, कौन क्लास है ये? 9th क्लास, अध्याय 1। क्या है अध्याय 1 में भाई? हमारे आसपास के पदार्थ। तुम्हारे आसपास, हमारे आसपास कोई पदार्थ है? बहुत सारा पदार्थ रहता है ना। हमेशा हम जब भी आसपास देखते हैं तो बहुत सारा पदार्थ रहता है, ठीक है। तो हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हम क्या जानते हैं वो इसमें बताया गया है, और आसपास का पदार्थ कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में बताया गया। बोल रहा है कि आपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट क्या होता है? अलग अलग होता है। ये आप जानते हैं, आकृति और बनावट क्या होता है? बहुत सारा अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब क्या? कोई जो है बहने वाला हो, कोई आप देखेंगे किसी ईंट से जो है ये इसमें घर बनाया गया, जैसे कोई मकान, उसमें क्या क्या लगा है? जैसे कोई ईंट लगा है, कोई बालू लगा है। तो ईंट देखिए बड़ा बड़ा टुकड़ा है, बालू छोटा छोटा टुकड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पानी भी लगा होगा उस समय, तो पानी तो बहने वाला वस्तु है, यानी लिक्विड है। तो इस तरीके से उसके बारे में आगे चर्चा करेगा। तो बोल रहा है बनावट क्या होता है उसका? अलग अलग होता है। ये जो बनावट होता है क्या होता है? सबका अलग अलग होता है। किसका? जो वस्तुएं हमारे आसपास में नजर आती है उसका, ठीक है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। क्या दिया है वैज्ञानिकों ने उसका नाम? पदार्थ। तो जो हमारे आसपास की वस्तु है वो किससे बनी होती है? पदार्थ से बनी होती है। किससे दिया है? पदार्थ दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी, क्या है? पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद या रेत या एक कण, जैसे कोई भी चीज वस्तु बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं इसमें कणों से बना हुआ है। जैसे कि आप ईटा देख रहे हैं, वो मट्टी के एक एक कण से जाकर के क्या हुआ? ईट का निर्माण हुआ है, ठीक है। एक एक कण से जाकर के बना है। ये सभी पदार्थ हैं। क्या ये सभी पदार्थ है? ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? जो भी वस्तुएं होती है उसकी क्या होती है? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब हल्का भार। क्या है? भार। द्रव्यमान मतलब भार। तो जो भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ तो भार होगा, है कि नहीं? ये कुछ स्थान और आयतन क्या करती है? घेरती है। स्थान आयतन मतलब क्या? जगह स्पेस लेता है ना। जैसे कोई वस्तु को रखेंगे तो वो कोई ना कोई स्पेस लेगा, यानी जगह कुछ ना कुछ घेरेगा, उसको क्या बोलते हैं? आयतन कुछ ना कुछ घेरती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है, यानी कि बहुत पहले से ही अपने आसपास के जो भी हमारे आसपास वस्तु है उसको समझने का प्रयास हमेशा आदमी करते रहता है, ना। जैसे कि कोई नया वस्तु आपके सामने आ जाएगा, उसके बारे में आप सोचने लगेंगे, होता है ना। तो बोल रहे हैं कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, कौन? दार्शनिकों ने पदार्थ का मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। क्या? मूल 5 तत्वों में। कौन सा तत्वों में? को 5 मूल तत्वों में। किसमें? 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। क्या क्या कहा गया उसे? पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल, और एक क्या है? आकाश। आपको लगता है कि वास्तविक में यही पंच तत्व हैं जिससे कि यहाँ पे जो हमारा पृथ्वी बना है, इनमें सभी जितने भी पदार्थ बने हैं या जो भी चीज़ हैं वो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के अलावा और किन्हीं चीज़ों से नहीं बना है? क्योंकि ये हमारे भारत के दार्शनिकों ने ये चीज़ कहा है, ठीक है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं क्या है? बनी है। उनके अनुसार। किसके अनुसार? ये दार्शनिकों के अनुसार जो है ये सभी वस्तुएं क्या है? 5 चीजों से बना है, चाहे वो सजीव हो या हो निर्जीव हो, ठीक है। कोई सजीव हो या निर्जीव हो, इन्हीं 5 चीजों से बनी है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। इसी तरह से कहाँ के? यूनान के। कौन थे? यूनान के जो दार्शनिक थे उन्होंने भी भारत के दार्शनिकों ने जिस तरह से वर्गीकृत किया था उसी तरह से यूनानों के दार्शनिकों ने भी इसे वर्गीकृत किया था। इसका मतलब है कि यूनान के दार्शनिक और भारत के दार्शनिकों के अनुसार जो कहा गया वो सेम ही चीज था, है ना।
बोल रहा है आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्राकृतिक आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये था दार्शनिक, कौन थे ये सब? दार्शनिक थे, वो दार्शनिकों की बात थी। लेकिन आज के वैज्ञानिकों का अगर आप बात करें तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म मतलब वो कैसे क्रियाकलाप करते हैं, उसका क्या एक्टिविटी होता है, वो किस तरह से बना हुआ है, ये सारा चीज। रासायनिक प्राकृतिक मतलब वो जैसे कि कोई चुंबक है ना, चुंबक, चुंबक क्या करता है, एक दूसरे चुंबक को आपस में खींचता है, यानी रासायनिक गुणों के बारे में। और भौतिक गुणधर्म मतलब बनावट क्या है, और रासायनिक प्राकृतिक मतलब उसका मतलब वो किस तरह से उपयोग में लाया जाता है या उसका कार्य क्या है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। चलिए हम आगे देखते हैं, पढ़ेंगे। बोल रहा है इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलू को हम कहाँ पढ़ेंगे? आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए इससे आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है चैप्टर क्या था हमारा? हमारे आसपास के पदार्थ थे। बोल रहा है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप जो है पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं। बोल रहा है बहुत समय तक पदार्थ की प्राकृतिक के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। क्या थी? दो विचारधाराएं प्रचलित थी। क्या? एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह होते हैं। क्या होते हैं? या तरह होते हैं, या तरह, वही बोल रहा है, लकड़ी के टुकड़े की तरह के सतत होते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखो क्या है ना, पूरे गांव में, शहर में कोई एक बात हो जाता है तो उसके बारे में अनेक आदमी अनेक तरह की बात सोचते हैं। उसी तरह अब देखो यहाँ पे हम दिन रात जिन सामानों को यूज कर रहे हैं, जो दिन रात हमारे आसपास में दिख रहा है, उसके बारे में भी तो सोचना जरूरी है कि नहीं है? जैसे अभी मान लिया जाए आप रोड पर किसी नए व्यक्ति को जाते हुए देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो वही बात है, हमारे आसपास में इतने पदार्थ हैं, इसके बारे में सोचना जरूरी है। ये कैसे हुआ, क्या कर रहे हैं, क्यों बना है, या हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसका क्या क्या और उपयोग कर सकते हैं। देखो जिसके बारे में आप जितना गहन अध्ययन करेंगे, जानेंगे, उसको यूज करना उतना ही सुविधाजनक होगा। जैसे कि इस बोर्ड के बारे में अगर हम ज़्यादा जानेंगे तो बोर्ड यूज करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, कभी कभी मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, अगर इसके बारे में अच्छे तरीके से हम जान लेंगे तो हमें उसका प्रयोग करना आसान हो जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है, इसीलिए पदार्थ, जो भी हमारे आसपास के वस्तु है, जो भी पदार्थ है, उसके बारे में जानना हम बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बोल रहा है आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं। स्वरूप मतलब क्या, उसका कैसा रूप है, कैसा रूप है, किस तरीके का है, उसके बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने। क्या बोल रहा है, ये सतत है, लकड़ी के गुटके के बराबर, लकड़ी के काट के जो गुटके होते हैं वैसा एकदम सतत ठोस है, या फिर कोई कण कण से जाकर के वो बने हुए हैं, इनके बारे में जानना है। तो कोई भी पदार्थ किस तरीके से बना है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। बोल रहा है कि 100 ml का एक बीकर लीजिए। 100 ml का एक बीकर लीजिए, यानी कि जैसे कि कोई भी गिलास ले लीजिए आप, जो कि शीशे का गिलास हो, हाँ शीशे का गिलास हो। 100 ml बीकर ले, 100 ml का 100 ml उसमें पानी ले लेंगे। उस बीकर में जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देंगे। मतलब जितना जल आप भरेंगे ना, वहाँ पे क्या करना है, निशान लगा देना। पूरा गिलास भरना नहीं है। गिलास में 100, जैसे कि 200 ml का गिलास है, ठीक है, या 150 ml का गिलास है, 100 ml पानी लेना है और बाकी जो रहेगा वो खाली जगह रहेगा, वहां पे आपको कोई निशान लगा देना है, लगा देंगे। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से क्या करेंगे, घोल देंगे। वरना उसमें जो भी आप, जैसे कि जो भी कुछ भी नहीं, मतलब जैसे कि शर्करा यानी कि चीनी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ठीक है, डाल देने के बाद उसको हिला करके क्या करना है, जैसे चम्मच के सहारे या किसी के सहारे उसमें क्या करना है, घोल देना है। क्या करना है, घोल देना। जल के स्तर के में आए बदलाव के बारे में ध्यान देना है कि क्या जल जितना था उससे कुछ ऊपर चढ़ा या नीचे गया। जैसे कि आप जल में कुछ मिलाएंगे तो या तो जल को वो सोख लेगा, या तो जल को वो हटा देगा, है ना। तो हटा देगा तो जल उभर आएगा, और अगर सोख लेगा तो जल
कम हो जाएगा। ठीक है, स्तर नीचे या ऊपर होना चाहिए। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? मतलब अगर आप देखेंगे कि जल का स्तर उठा या फिर जल का स्तर घटा या जो कुछ भी एक्टिविटी होगा, तो आप देखेंगे उसमें नमक और शर्करा नहीं है। जैसे घोल देंगे ना, नमक शर्करा नहीं मिलेगा आपको। तो नमक शर्करा नहीं मिलेगा तो आप तो हैरान हो जाएंगे कि नमक शर्करा कहाँ गया, है ना। जैसे कभी केरोसिन तेल लेना, क्या केरोसिन तेल, उसमें नमक डाल के देखना, कुछ भी नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो पानी में जैसे हम नमक और शर्करा को डालें, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, ये कहाँ गायब हो गए, ये बताया जा रहा है। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो आपको लिखना है कि क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई बदलाव उसमें देखने को नहीं मिलेगा। बोल रहा है इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने हैं। क्या बने हैं? सभी पदार्थ किससे बने हैं? कणों से बने हैं। अब देखो, अभी था क्या कि लकड़ी के गुटके के ठोस उससे बने हैं, अभी क्या बोल रहा है? कणों से बने हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है। क्या गई है? घुल गई है, जैसे चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। तो देखेंगे चित्र 1.1। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई महत्वपूर्ण चीज। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जो होता है ना, इसके अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। क्या घन मीटर होता है? आयतन मापने का साधारण मात्रक जो यहाँ होता है क्या होता है? लीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? लीटर होता है। तो चलिए अगले पेज में समझते हैं जल कहाँ, नमक कहाँ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक बीकर लिया गया है जल से भरा हुआ, है ना, उसमें नमक बोल रहा है मिला दीजिए, लाख गुना आवर्तित किए गए जल के कण। मतलब ये जो है ना 1 लाख, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक, यानी एक कण जो होता है उसका 1 लाख गुना उसको जूम किया गया। क्या 1 लाख गुना? जैसे आदमी इतना बड़ा है, उसको 1 लाख गुना जूम कर दो कितना बड़ा दिखेगा। तो उसी तरह एक पानी का जो कण है उसको 1 लाख गुना जूम करके यहाँ दिखाया गया, इसीलिए आपको इस तरह से कण दिख रहे हैं। ठीक है, नमक मिलाएं। अब बोल रहा है कि इस बीकर में नमक देखो डाल रहा है शर्करा और नमक डाला जा रहा है। अब जल में डालने के बाद इसे क्या कर दिया, यहाँ डंडी से हिला दिया गया। जब ये डंडी से इसको हिलाया गया, मतलब घोल में मिला दिया गया, तो जल और नमक आपको दिख रहे हैं। जल का बूंद देखिए, ये जो नीला प्रकार का है ये है, और ये जो नमक का जो बूंद आप देख रहे हैं ये क्या है? नमक का बूंद है। तो नमक का बूंद क्या आपको नीचे इस तरह से, जैसे यहाँ पे नमक का बूंद एक जगह उभरा हुआ दिख रहा है, क्या यहाँ पे दिख रहा है कहीं? यहाँ पे मिल चुका है। क्या हुआ? मिल चुका है। मिल चुका है मतलब क्या, वो कहाँ मिल चुका है, कहाँ चला गया? तो अभी देखते हैं, आगे बताएगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम पढ़ेंगे। बोल रहा है जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते, मतलब रह जाते हैं। जैसे जैसे आप मान लीजिए कोई चीज रख दीजिए, बहुत सारा पत्थर इकट्ठे कर दीजिए, उसके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जगह रहेगा। ठीक है, उस जगह में अगर आप चाहें तो कुछ हल्का फल्का छोटा छोटा चीज छुपा करके भी रख सकते हैं। या जैसे मान लिया जाए कि छोटा मोटा जीव भी उसमें घुस घुस करके रह सकता है। तो वो जीव जो रात में आप जैसे कि पत्थर का ढेर देख रहे हैं, तो उसमें आपको ऊपर से कोई जीव जंतु कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। लेकिन क्या वो जो जीव जंतु है वो पत्थर के अंदर है पड़ा हुआ, जो कि दिन में बाहर निकल जाता है या घूमता है फिरता है। इसका मतलब उसके अंदर में कहीं ना कहीं स्पेस है ना, और वो स्पेस के अंदर में क्या हो गया, वो जानवर जीव जंतु घुस के रह रहा है, या जहां हम कोई सामान को छुपा लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो उसी तरीके से जैसे मान लो कि नहीं तो क्या होता है, पत्थर का ढेर रखा हुआ है और जो चूहा होता है वो बहुत सारा मिट्टी को चाल चाल के उसके अंदर क्या होता है, भर देता है। आप कभी देखे होंगे ऐसा कि मिट्टी बहुत सारा उसमें भर दिया गया, तो इसका मतलब खाली स्पेस था तभी ना भर दिया गया। तो खाली स्पेस कहाँ बचा? क्योंकि बड़े बड़े जो कण थे वो जो रखे गए हैं, तो बड़े बड़े कणों को रखने के दौरान बीच में थोड़ा सा हल्का सा जगह क्या होता है, बच जाता है। जैसे कि आप सिंपल लीजिए, एक गेहूं का बोरा लिए, गेहूं का बोरा लिए ना, गेहूं का बोरा लेकर के आप पिसाने चले जाइए, आटा मतलब गेहूं ले जा करके उसको मिल में पिसवा लिए, पिसवा करके उसको देखिए जितना गेहूं था उससे आटा क्या हो जाएगा, ज्यादा ऊपर आ जाता है ना। इसका मतलब यह है
कि कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो दिखने में कुछ अलग फिगर, आपको लगेगा कि गेहूं के अंदर स्पेस बचना चाहिए क्योंकि तो बड़ा बड़ा साइज का है, और आटा तो बहुत मतलब मीन रहता है, मतलब हल्का छोटा छोटा मतलब कणों में बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कम स्थान चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह कोई कोई ऐसे कण हैं जिनके बीच में अंदर में रिक्त स्थान है और हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो आप जल देख रहे हैं, जल के जो कण होते हैं, ये जो सभी कण हैं, ये सभी कण जहां जहां एकत्रित हैं, यानी कि जहां जहां पर ये जैसे कि ये कण देख लो, ये जो भी है, ये कण हर जगह पे अलग अलग, नमक और जल का कण अलग अलग जगह पे है पड़ा हुआ, उसके बीच में कुछ ना कुछ जगह है जहां की जो जगह में जाकर के ये नमक का कण जो है जाकर के बैठ गया। क्या हुआ? बैठ गया। जैसे कि मान लो कि पत्थर का बहुत बड़ा ढेर है, उसके ऊपर में थोड़ा सा खोल जगह है, वहां कुछ रख दिया, क्या वो नीचे चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। उसी तरीके से, और पूरा मतलब छोटा छोटा सामान बहुत सारा उसके अंदर छिपा सकता है ना, उसी तरीके से नमक का जो छोटा छोटा पार्ट था, वो पानी के जल के बीच में जो जगह था उसमें जाकर के क्या हो गया? छिप गया। क्या होगा? छिप गया। और वही उसी इसीलिए जो कण थे उसके बीच में जो नमक का दाना चला गया, इसीलिए पानी के स्तर में बड़ा कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर वही मान लिया जाए कि छोटा सा नमक का कण नहीं लेकर के हम कोई बड़ा सा गिट्टी ले लें, जैसे कि मकान ढलाई करने वाला था ना, वो कंकड़ को लेकर के अगर उसमें डाल देंगे तो कंकड़ तो इस कण के बीच में कहीं रह पाएगा? इतना छोटा तो कंकड़ होगा नहीं, तो वो पूरा इतना स्पेस घेर लेगा। क्या करेगा? जैसे ही पानी में डालेंगे ना, इतना स्पेस पूरा घेर लेगा ना। जैसे इतना स्पेस पूरा घेरेगा, इतना भर का पानी क्या हो जाएगा? दूसरे जगह चला जाएगा। क्या? दूसरे जगह। जैसे यहाँ पे कंकड़ डालेंगे, इसका पानी यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा और पानी का स्तर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ऊपर निकल जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो नमक का जो छोटा छोटा बारूद डाले, वो क्या हो गया? इसी के बीच में जा करके कहीं ना कहीं रह गया। तो जब इसी के बीच में जा करके रह गया तो पानी का स्तर बढ़ेगा? नहीं। घटेगा? नहीं घटेगा। घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि बीच बीच में आकर के रह गया। लेकिन वही अगर कोई कंकड़ पत्थर डाल दे, मान लो कि इतना बड़ा ही कोई पत्थर डाल देते हैं कंकड़ इसमें, तो पूरा यहाँ का पानी तो ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि वहां पे तो कंकड़ आ गया। लेकिन इसी तरीके से बारूद के मतलब कणों के, बड़े कणों के बीच में छोटे छोटे कण जा करके क्या हो गए? एकत्रित हो गए। ठीक है, इस तरह समझ में आ रहा है ना कुछ कि क्या हो रहा है? ठीक है। उसके बाद देखते हैं पदार्थ के ये कण कितने हो छोटे हैं। क्या है? कितने छोटे हैं बोल रहा है? नहीं, यही बताया गया पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में लगभग ये 10 ml घोल निकाल करके 90 ml में मिला दिया जाए। इस उपरोक्त में मिला करके 5 से 8 बार इस प्रक्रिया करने के बाद क्या होगा, ये बताया गया है। बोल रहा है ऐसा आप 8 बीकर ले लीजिए। क्या? 8 बीकर। जैसे देखिए कितना लिया है, 1 2 3 4 5 बीकर लिया। ठीक है, 5 बीकर ले लिया गया। अब पांचों में से इसमें से जैसे कि कोई मान लो कि पानी ले लो, यही सब बातों को हम छोड़ देते हैं। जैसे मान लो पानी ले लें और एक रंग का पुड़िया ला करके इसमें क्या करेंगे? हम डाल देंगे। अब रंग का पुड़िया जैसे यहाँ डालेंगे, उस रंग जो मिला हुआ जो पानी होगा, यहाँ पे सफेद पानी रखें, उस रंग का एक पिचकारी निकाल करके इतना, जैसे देखो ड्रॉप होता है ना बच्चा पिलाने वाला, इतना बड़ा, तो इस टाइप का कोई जो है बीकर से पानी निकाल करके, बराबर का पानी निकाल के इसमें फिर क्या कर दिए? उझल दिए। ठीक है, जैसे इसमें डालेंगे तो ये जो लाल वाला पानी पूरा था, ये लाल पानी इसमें फिर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आ जाएगा। तो इसमें 90 था, जैसे देखो इसमें 90, इसमें 90 और इसमें 90 ml पानी लेंगे। ठीक है, इसमें हमारा कितना है? 100 ml पानी है। ठीक है, 100 ml से 10 ml निकालेंगे, 90 बचेगा इसमें, फिर इसमें डालेंगे, ये 100 आ जाएगा, तो 100 ml हो गया। उसको थोड़ा सा कलर कर देगा। क्या करेगा? अगले को कलर करेगा नहीं करेगा? कोई सफेद पानी है 90 ml का, और हम कलर वाला 100 ml का पानी हमारे पास, वो कलर वाला 10 ml निकाल करके इसमें डाल देंगे, ये कलर होगा नहीं होगा? पूरा होगा कलर की कहीं एक जगह कलर होगा? जैसे ही घोल देंगे, या नहीं तो घोलेंगे नहीं भी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पूरा कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कण जो है वो जो 10 ml के जो कण थे उसमें 10 ml में ही बहुत सारा कण था। क्या था? बहुत सारा कण था। वो जैसे इस ग्लास में डालेंगे वो पूरा क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। क्या? बिखर जाएगा। फिर ये बिखर करके लाल हो गया। फिर इसका 10 ml यहां से हम निकाल देंगे, 10 ml निकाल के फिर अगले में डालेंगे, क्या अगला लाल होगा?
होगा उससे थोड़ा सा कम होगा। क्या होगा? थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि जो लाल के बहुत जो जटिल कण थे वो आकर के यहाँ बट गए। अब इसमें से बटे हुए में से इतना जो 10 ml डाले थे वो 100 ml बन गया, तो उसमें से 10 ml निकाले, यानी कुछ हल्का कण निकला होगा उससे, फिर इसमें गया, फिर इससे निकाल के इसमें डालेंगे। इस तरह क्या होगा कि पानी का कलर धीरे 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 हल्का 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 होते होते हल्का हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा व्हाइट करने के लिए ऐसी प्रक्रिया आपको बहुत बार करनी पड़ेगी, फिर भी पूरा व्हाइट संभावना है कि नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि कुछ ना कुछ एक कण दो कण कुछ ना कुछ कण रह ही जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक गिलास पानी में या कितना कण है कि नहीं, बहुत सारा कण है, तभी तो एक ड्रॉप जो है कि हजारों गिलास को क्या कर दिया, लाल कर दिया है, या 10 15 20 गिलास को लाल कर दिया। इससे यही पता चलता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो सभी कणों से मिलकर के क्या होता है बाद में, फिर दूसरा बीकर भी लाल हो जाता है और वो सभी कण उसमें फैल जाते हैं, फिर उससे दूसरे में डालते हैं वहां भी फैल जाता है और इस तरह बीकर लाल होता चला जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कलर हुए मतलब होने लगता है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। आपको इससे क्या अनुमान लगता है? पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं वास्तविक में, है ना, क्योंकि एक एक ड्रॉप से इतना पूरा 10 ml को लाल कर दे रहा है। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर भी घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। क्या होता है? रंगीन ही नजर आता है, पूरा साफ संभावना नहीं हो पाता है, पूरा साफ होना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये भाई साहब तुम काहे परेशान कर रहे हो यार हमको? तो HDFC लाइफ आ गया है। हाँ, तो क्या था कि प्रत्येक बार क्या करते हैं, ये रंगीन हो जाता है, नहीं? ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 लीटर ही रंगीन हो जाती है ना, यही दर्शा रहा है। बोल रहा है कि इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और इसमें ऐसा बहुत सारा कण होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए। क्या करिए? एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए और उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इससे कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें। क्या करें? देखिए, एक छोटा सा अगरबत्ती, कोई भी अगरबत्ती, बुझा हुआ अगरबत्ती रख दीजिए। आप देखिए कि पूरा नजदीक जा करके सूंघेंगे तो उसका कुछ न कुछ सुगंध आपको आएगा, लेकिन उसको जा करके जला दें। क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिल रही है? तो क्या होता है, कोई भी ऐसी सिंपली सी बात है, कोई भी गर्म हवा हो या जो भी गर्म हवा होता है वो तुरंत ही क्या होता है, वातावरण में फैल जाता है। क्या होता है? तुरंत ही वातावरण में फैल जाता है। और गर्म वाष्प जो है, हमेशा आप खाना बनाते होंगे या खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है जहाँ पे नीचे से आग जलते रहता है, वहाँ आप कभी धूप आएगा या उसमें देखेंगे जो भी धुआं निकल रहा है या जो भी उससे वाष्प निकल रहा है हल्का हल्का, वो हमेशा ऊपर ही उड़ते रहता है ना। या नहीं तो मान लो जैसे कि आप कोई वो आप कचरा का डब्बा देखिए, कहीं पे कचरा पूरा ढेर लगा हुआ है, वो जब अंदर में गर्म होकर के जब वाष्प बन जाता है, तब वो जब धूप खिलने के बाद जब रात में जब पूरा गर्म हो गया अंदर में या बारिश पड़ गया हो गया गर्म, जब धूप निकलेगा तो उसका जो वाष्प निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर ही जाता है। इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि जो भी गर्म गर्म जो हवाएं होती है वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है और जल्दी फैल जाती है। क्या होती है? जल्दी फैल जाती है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर को एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर या कक्षा का एक कोने में रख दें। आपको प्रक्षेपण को नोट करना है कि क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसको आपको नोट करना है। इससे यही फर्क पड़ेगा कि जो आप स्याही डालेंगे, जो ज़्यादा मतलब गर्म होगा उसमें जल्दी क्या हो जाएगी, वो स्याही फैल जाएगी, और जो ठंडा पानी होगा उसमें जल्दी स्याही नहीं फैलेगी, उसमें थोड़ा देर से फैलेगी।
अब बोल रहा है स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा कि तुरंत ही ये जो ठंडा बीकर था उसमें तुरंत ही फैल नहीं पाया। शहद की बूंद डालने से तुरंत आपने क्या देखा, शहद की बूंद डालोगे स्याही का बूंद डालोगे तो स्याही का बूंद जो है वो थोड़ा जल्दी फैल जाएगा और शहद वाला बूंद जो है थोड़ा देर में फैलेगा और ज्यादातर निर्भर करता है गर्म और ठंडा होने पे। ठीक है, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टल डाल दें, एक और रख लें, हिलाए नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, क्रिस्टल के ऊपर उपरोक्त 3 क्रियाकलाप 1 2 4 5 कर। बोल रहा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या बोल रहा है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। मतलब पदार्थ में जो भी कण होते हैं वो हमेशा एक, जैसे कि आप कभी भी देखेंगे जो गर्म पानी आप करेंगे, कोई भी चीज़ में गर्म पानी करने के लिए दे देना, देखना वो जैसे जैसे गर्म होगा वो क्या होगा, चलना शुरू हो जाता है। पानी क्या होता है, आपस में चलना शुरू होता है, गतिशील रहते हैं होते हैं, अर्थात उसमें गति ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। क्या होती है, अभी बताया ना कि जो गर्म होगा उसमें जल्दी फैलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे उसकी गति क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। चावल जब आप मतलब कोई कढ़ाई में डालते हैं, कब डालना होता है, जब वो पूरा आवाज करना शुरू कर देता है तब। क्यों, क्योंकि उस समय वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है और उस समय वो क्या होने लगता है, आवाज करने लगता है कि नहीं, आवाज करने लगता है क्योंकि बहुत तेज से चलना शुरू हो जाता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। देखे ना चीनी का वो क्या बोलते हैं, शक्कर, और जो है आप जो नमक लिए उसका दाना और जो पानी का जो कण है वो सब आपस में मिल जाते हैं। कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, मतलब बोल रहा है कि कण जो होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में जाकर के कोई छोटा कण रह जाता है, इसी के कारण ऐसा होता है। विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलान ही विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, गर्म करने पर विसरण क्या होता है, तेज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। कहाँ से पढ़े थे हम लोग, हाँ यहाँ से पढ़ेंगे। इस खेल को एक मैदान में खेलो। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाइए। पहला समूह ईद मशीन नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे की ओर कसकर पकड़ लें, ठीक है। दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगली से सिरे को छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा श्रृंखला को तोड़कर समूह में बांटने का प्रयास करें। किसी समूह को तोड़ना आसान था, वो क्यों, यदि हम प्रत्येक एक लोहे की कील, यहाँ से देखते हैं क्या बनता है। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा, चौक का टुकड़ा मतलब जो लिखने वाला चौक होता है ना, उसका टुकड़ा, और एक लोहे की कील, और एक रबड़ का बैंड, और एक रबड़ का बैंड लेते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है करने के लिए। बोल रहा है इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगूर करने का प्रयास करें। क्या करें, खींच कर भंगूर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। बोल रहा है कि किनको अलग करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई झेलना पड़ा। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या आपने बताया कुछ। बोल रहा है जल का नल खोलकर जल की धारा को, अच्छा वो करके देखना है कि किसमें ज्यादा बल लगता है। बोल रहा है जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या करें, अपने उंगली से काटने का प्रयास करें। वो जो धार निकलता है ना जल का, उसको काटने का प्रयास करें। क्या जल की धारा कटती है, क्या जल की धारा कटती है, इसे उंगली से काटते हैं तो पानी खोल के छोड़ दिए, क्या जल से धारा काट रहे हैं कटता है, नहीं कटता है। जल की धारा ना कटने का क्या कारण है, क्या कारण है, कारण यह है कि एक दूसरे कण, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कण है ना, वो एक दूसरे कण एक तरफ से आ रहे हैं, क्या होते हैं, आते रहते हैं। जैसे हम एक कण को यहाँ पे काटते हैं तो पता चलता है दूसरा कण यहाँ पे सटा हुआ रहता है और तीसरा कण फिर यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। मतलब बहुत सारे कण होते हैं इसलिए पता नहीं चल पाता और वो कटता नहीं है। जैसे कि ये तो कण की बात है, जैसे कि पंखा चलते रहता है, पंखा बहुत स्पीड चलने लगा, उसके बाद आप पंखे को देखिए, तो पंखे को देखेंगे तो आपका आंख ये पता नहीं कर पाएगा कि पत्ती कहाँ है या इस जगह पे पत्ती कभी नहीं है, ऐसा आपको महसूस
नहीं होगा, लगेगा कि हर जगह पत्ती है ही। क्यों? क्योंकि हमारा आँखों का मैक्सिमम क्षमता होता है कि नैनो सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड का जो 10वां भाग होता है या 1000वां भाग, उतना देर तक हमारा आँख जो है उस कोई भी दृश्य को देखता है तो उतना देर तक वो ऑब्जर्व करता है और उतना देर तक आंखों में रहता है। जैसे इस पत्ती को देखें, इतना देर तक आंखों में तो तब दूसरा पत्ती आ जाता है। इसीलिए पत्ती का मतलब कभी भी पंखे जो पत्ती जो हमारे आंखों से खत्म नहीं हो पाती है। तो कहाँ से बात आई थे? बोल रहे हैं उपरोक्त तो तीनों क्रियाकलाप में बताते हैं पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये आपको पता चलना चाहिए कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। अगर बल कार्य नहीं करेगा तो पदार्थ का कण आपस में सटा हुआ नहीं रहेगा या कोई ठोस पदार्थ नहीं बनेंगे। जैसे लकड़ी हो गया, मान लो जैसे कि अभी लोहे का बात कर रहा था, वो रबड़ हो गया, ये कोई पदार्थ बनेगा नहीं, उसके बीच में काम बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। क्या करता है? यह बल कणों को एक साथ जोड़ करके रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। बोल रहा है कि जो खींचने की जो क्षमता होती है, एक दूसरे पदार्थ को जो खींच करके रखता है कणों को, वो प्रत्येक पदार्थ में अलग होता है। जैसे कि आप देखेंगे पानी के कोई बूंद को, पानी बहुत जगह पड़ा हुआ है, पानी ऐसे मान लो कि बहुत रखा हुआ है कोई कटोरे में या डिब्बा में या कोई मतलब कटोरे में या थाली में रखा हुआ है। थाली में आप उंगली देंगे, क्या करेंगे? ऐसे उंगली देंगे, देखेंगे कि आप जहां तक पानी का स्तर है उस स्तर से पानी थोड़ा सा आपके उंगली के पास क्या होगा? उठा हुआ प्रतीत होगा। पहली बार नहीं, दूसरे बार में। जैसे आप पहले के हाथ को गीला कर दिए, गीला करने के बाद जैसे ही पानी में उंगली डालेंगे तो देखेंगे कि आपका जहाँ की पानी का स्तर है थाली में, हाथ के पास थोड़ा सा ज़्यादा ही उभरा हुआ प्रतीत होगा। काहे जानते हैं? काहे कि आपके हाथ में पानी के कण पहले से हैं और जो वो पानी के कण रहेंगे वो कणों से ये मिलना चाहता है। क्या मिलना चाहता है? और इसके ऊपर वो चढ़ना चाहता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ प्रतीत होता है। देखो क्या उभरा हुआ प्रतीत हो गया हमको, है ना? ऐसा ही खेल कर रहा है ये आकर के यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो भैया आप। तो पदार्थ के अलग अलग होता है। अब बोल रहे हैं निम्नलिखित में से पदार्थ वायु, कृषि, स्नेह, गंध, बदाम, विचार, शीत, शीतल, पेयजल, एकत्रित सुगंध। अच्छा चलो ठीक है, इधर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार रेखा चित्र बनाइए। क्या? अच्छा छोड़ो इसको। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। बोल रहा है उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। इसमें जो दिया होगा ठोस, अच्छा क्या इसका संपीड़न होता है? देखो यहाँ पे कुछ अच्छा बात दिया हुआ है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर, अभी सीखेंगे मतलब। हाँ देखिए, अब क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते हैं। बोल रहा है अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। क्या है? कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं। क्या होते हैं? 3 रूप होते हैं जो हम मेनली आसपास में देखते हैं, उसकी बात कर रही है। जैसे कि ठोस, ठोस का कोई एक उदाहरण बोलो। जैसे कि यहीं पे कुछ ले लो, ईंट ठोस है। द्रव्य का कोई एक उदाहरण बोलो, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, वो पानी। एक गैस का एक उदाहरण ले लो। गैस क्या? जो हम लोग जैसे कि सांस ले रहे हैं, ये नहीं, हवा। तो इस तरह से ठोस, द्रव और गैस के रूप में होता है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न आवश्यकताओं के कारण होती है। बोल रहा है कि जैसी आवश्यकता होती है पदार्थ की, उस तरह उसका गुण होता है। ठीक है, तो ठोस का आप उदाहरण लेंगे तो ठोस वो चीज होते हैं जो आपको मतलब थोड़ा सा जटिल होगा। नहीं, ठोस जो होगा वो थोड़ा सा जटिल होगा, दबाने से दबेंगे नहीं, आसानी से टूटेंगे नहीं, मतलब भंगुर नहीं होते हैं। जैसे द्रव्य, द्रव्य तो आप जिधर बहा देंगे उधर बहने लगेगा। उसको उसका मतलब एक समतल, मतलब समतल क्षेत्र खोजना तैयार कर देता है। गैस, गैस मतलब क्या? गैस वो होता है जैसे कि मान लो कि ये हवा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर एलपीजी गैस जो हम लोग यूज करते हैं, वो लिक्विड के रूप में बहुत ज़्यादा संपीड़ित होता है, तो लिक्विड के रूप में रहता है, सिलेंडर हिलाते हैं तो। नहीं तो जैसे खोलेंगे वो बाहर गैस के रूप में बन करके उड़ जाएगा। पदार्थ की ये अवस्था है उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की
छड़, इन सभी चीज़ों को आपको एकत्रित करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से पढ़ाया गया है, क्या बोला है, बोल रहा है कि इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर उनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। जो वहाँ एकत्रित करने के लिए कहा ना, उसका रेखा चित्र, ये हम पढ़ लिए थे। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? क्या ये सभी चीजों का एक स्थिर आयतन है? क्या चीज के बारे में बोला गया था? क्या जो पेन है, क्या पेन जिस तरीके का आकार उसका है वैसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा? जो भार है वही रहेगा कि नहीं रहेगा हमेशा? क्या किताब जो है क्या बदलते रहेगा? सुई बदलते रहेगी, लकड़ी बदलते रहेगी, छड़ बदलते रहेगी, लेकिन कुछ बदलेगी नहीं। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बोल रहा है क्या इन सभी की निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? तो बिल्कुल है। क्या इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? अगर आप उन सभी चीजों को जिसके बारे में बोला अभी, वो सभी चीज अगर आप लेते हैं और उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं, तो क्या कोई आकार में अंतर होगा या कुछ फर्क पड़ेगा? इन पर हथौड़ा मारने या खींचने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या इनका एक दूसरे के से विसरण, क्या बोल रहा है, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? क्या एक दूसरे में मिल सकता है? मिल सकता है। किताब कॉलम में मिल जाएगा, मिल जाएगा। विसरण मतलब मिल जाएगा। जैसे कि पानी और नमक को जो मिला है तो मिल गया। क्या किताब और पेन और ये सब जो है वो सब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। विसरण संभव है? नहीं। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होगा? अगर बल लगा करके, मान लो जैसे कि संपीड़न करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मान लो कि किताब, कॉपी, कलम सब एक जगह जो जो था सामान बताया था हमको ले लिए और सबको जोर से दबाएंगे और सोचेंगे क्या एक ही में मिल जाए, तो क्या सब एक ही मिल जाएगा या क्या वो घटेगा? है दबेगा? नहीं दबेगा। संपीड़न मतलब होता है कुल मिला करके, देखो हम संपीड़न तुमको समझाना चाहते हैं। ये जो संपीड़न है, संपीड़न वो चीज है जैसे कि मान लो कि बहुत सारा हवा है, क्या है, सिंपल सी बात लेते हैं, गैस यूज करते हैं हम लोग घर में, एलपीजी गैस सिलेंडर में जो रहता है, तो एलपीजी गैस जैसे ही आप दबाते हैं वो क्या होता है, ऊपर बाहर में हवा बन के उड़ जाता है। अच्छा, वो जो हवा बन के उड़ जाता है, अगर उस तरीके से उड़ा हुआ गैस टाइप का हमको डब्बा बनाना पड़े, कितना बड़ा डब्बा बनाना पड़ेगा जो उड़ता रहे उस तरह से, बहुत बड़ा। तो वो सभी गैसों को एकदम पकड़ पकड़ करके उसमें क्या होता है, उसको डाला जाता है। पकड़ पकड़ करके उसमें हम क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। और डालने के बाद क्या होता है, वो डालने के बाद क्या होता है, बहुत ही ज्यादा संपीड़ित हो जाता है। और संपीड़ित होने के कारण जब एक ही छोटा सा स्थान पे, छोटा सा जगह में बहुत सारा गैस को दाब दाब करके भर देते हैं, संपीड़न कर देते हैं। जैसे सिंपली जैसे पंप है ना, पंप पंप आप देखे होंगे, पंप का मुंह जो, जैसे कि हवा जो निकलता है इधर से पंप मारने के बाद, उधर का मुंह आप बंद कर देंगे, हैं, बंद कर देंगे तो पंप में हवा भरा हुआ है, उसको दबाएंगे, क्या दबेगा? दबेगा। क्या होगा? हल्का सा दबेगा, पूरा नहीं दबेगा। मुंह बंद रखने के बाद पूरा नहीं दबेगा, लेकिन हल्का सा दबेगा। उसी तरह ये जो एलपीजी गैस होता है, इसको उसी तरह प्रेशर के माध्यम से दाब दाब करके इसमें क्या होता है, भरा जाता है। जब बहुत सारा दाब के उसमें भर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। हिलाते हिलता है ना, उसमें धड़ आवाज करता है, लगता है कुछ पानी है, लेकिन वो पानी नहीं, गैस है, ज्यादा मात्रा में, इसीलिए वो एक ही जगह में ज्यादा मात्रा में, इसलिए क्या है, वो द्रव के रूप में आता है। तो उसी तरीके से अगर मान लो उसी पंप के अंदर में एक लोहा का रड डाल दें और रड डालने के बाद मुंह दबाएं या ना दबाएं, उसके बाद दाबें, क्या वो दबेगा? क्या वो हल्का सा भी दबा? नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि जो ठोस चीज होता है उसका संपीड़न बहुत ही कम संभव है। जैसे कि मान लिया जाए सिंपल, एक काठ का जो आपके पास चौकी रहता है, वही एक लोहे का पलंग है, ठीक है, उसमें आप कोई एक हथौड़ी से काट के ऊपर एक मारेंगे, एक मारेंगे लोहे के ऊपर, तो काठ वाला देखेंगे थोड़ा सा दब जाएगा है? और लोहा वाला दबेगा नहीं। इसका मतलब है कि जिसके अंदर कणों में ठोस पूर्ण संभव नहीं है, वो हल्का क्या होता है, संपीड़न संभव है, उसमें संभव है संपीड़न। जिसमें कि कण जो है मतलब थोड़ा उभड़ा हुआ टाइप का है, उसको दबाने से वो दबेगा। और जिसमें जितना ठोस कण है, मतलब बहुत सटा सटा हुआ कण है, वो उतना दबेगा नहीं। समझ रहे हैं ना बात? यही बात है। जैसे कि वही बोल रहे हैं, गेहूं का पूरा भरा हुआ बोरा, गेहूं पूरा सटा हुआ है,
गेहूं पूरा क्या है, बोरे में भर के हम सटा हुआ रहता है। तो जो गेहूं भरा हुआ रहता है वो आप देखेंगे तो गेहूं जो है आप बोरा को दबाएंगे तो हल्का फुल्का थोड़ा सा दब सकता है, लेकिन पूरा दबेगा नहीं। जैसे एक टिन्ने में भर करके उसको दबाएंगे नहीं दबेगा। वही पिसवा देंगे, उसको पिसाने के बाद जब आटा बहुत ज्यादा हो जाएगा उसको दबाएंगे तो सीधे हाथ चला जाएगा ना। इसका मतलब है उसका कण जो है वो फोड़ है, चाहे फोड़ है, इसीलिए दबाने के बाद वो दब जाता है। उसी को संपीड़न कहते हैं, उसी को संपीड़न कहते हैं। जो दबता हो यानी जिसका आकार घटता हो उसको संपीड़न कहते हैं। सीधी सी बात है, जो हवा आप दबाते हैं वो दब जाता है, संपीड़न हो गया। और जो लोहे का नहीं दब रहा है उसको क्या कहते हैं, वो संपीड़न नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त तो सभी उदाहरण ठोस के हैं। क्या है, ठोस के हैं। हम देख सकते हैं तो क्या वो जो पेन लिए थे, किताब लिए थे, उसका संपीड़न होगा? है? हाँ, उसका संपीड़न होगा? दबेगा, छपेगा नहीं। है कि इन सभी एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड़ता होती। क्या होती है? नग्न संपीड़ता, मतलब संपीड़ता संभव नहीं है। जैसे कोई भी बुक है, जैसे ये बुक है, इसको लेकर के यहाँ पे आप देखिए पकड़ के इसको दबाएंगे तो हल्का सा दबेगा, क्या थोड़ा सा एकदम, मतलब ना मात्र दब सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार हम फैला चुके हैं। और अगर इसको हम नहीं फैलाएंगे तो पता चलेगा ये दबेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा संपीड़न संभव है। क्या बोल रहे हैं? हल्का सा संपीड़न इसमें संभव है, हल्का सा संपीड़न इसमें संभव है। बोल रहा है कि आकार नहीं बदलता है इसलिए ये दृढ़ होते हैं। क्या होता है? दृढ़ होते हैं। लिखित पर विचार कीजिए। बोल रहा है रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? रबड़ बैंड का खींच करके आकार आप बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते हैं? क्या ये ठोस है? क्या ये ठोस है? ठोस है, ठोस है, लेकिन वो ऐसे ठोस होते हैं जो उसका आकार मतलब हम खींच करके आसानी तरीके से बड़ा घटा सकते हैं। मतलब उतना संपीड़न उसमें भी संभव है। क्या संपीड़न उसमें संभव है? लेकिन हल्का संपीड़न है, उतना ठोस नहीं है। क्या उतना ठोस नहीं है? आकार देखने में ठोस लगता है लेकिन उतना ठोस वो है नहीं। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या यह ठोस है? क्या वो ठोस है? चीनी और नमक जो होता है, जो आप जिस जैसा डब्बा में रखते हैं उसी तरह का वो हो जाता होता ना। तो क्या वो ठोस है? क्या वो ठोस है? ठोस नहीं है। क्या है? ठोस नहीं है। पूर्णतः ठोस नहीं है। हो सकता है हल्का, लेकिन पूर्णतः ठोस नहीं है। बिल्कुल मतलब ठोस है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग कणों में वो बटे हुए हैं। जैसे आप उनके ऊपर दबाएंगे, कोई प्रेशर देंगे, वो अलग बिखर जाएगा। क्या होगा? बिखर जाएगा। इसीलिए उसको ठोस नहीं बोल सकते। लेकिन वही, अच्छा इसके बारे में मालूम होता है, जैसे वही मान लो कि किसी तरीके से ठोस बना दिया जाए, यानी उसको किसी, जैसे कि पानी है, पानी ठोस है? नहीं होता है ठोस। लेकिन उसको आप ठंडा करके बर्फ बना देंगे तो वो ठोस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। फिर वो संपीड़न होगा? जरा सा भी इसका संपीड़न संभव नहीं है, या वो भंगुर भी नहीं है, नहीं है ना। वही है। जैसे कि बोल रहा है इसका संपीड़न, इसके बारे में बोल रहा है विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज, क्या ये ठोस है? ठोस नहीं है। ठोस नहीं है। स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी उसका संपीड़न संभव है। क्यों? स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी उसका संपीड़न संभव है। स्पंज क्या? जैसे कि वही रसगुल्ला के बारे में बता रहा है ना। स्पंज, जो स्पंज होता है वो क्या होता है? स्पंज क्या है? मतलब जैसे उसको दबाने के बाद दब जाता है, ठीक है, लेकिन क्यों ठोस माना जाता है लेकिन फिर भी संपीड़न क्यों हो रहा है? संपीड़न इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके कणों के बीच में स्थान है, रिक्त स्थान है। सीधी सी बात है, जो संपीड़न होगा उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होगा। जैसे कि आप चीनी का एक कण लेंगे तो एक कण ठोस है कि नहीं है? एक कण ठोस है, वही है। मतलब चीनी तो पूरा मिला करके ठोस ही हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर चीनी को एक डब्बे में भर देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं रिक्त स्थान तो बचेगा ही ना। आकार इसीलिए देखिए, कोई भी आकार, डब्बे का आकार इसलिए ले रहा है क्योंकि वो अपने आप में पूरे होल मिला करके, मतलब पूरा चीनी मिलकर बोरा मिला करके, पूरा चीनी का बोरा ठोस है नहीं है, लेकिन एक चीनी का कण जो है वो ठोस है। ये तो सिंपल सी बात है। संपीड़न संभव है क्यों? ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि ब्रह्म बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगने पर यह टूट जाता है। अत्यधिक बल लगने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी लपेट या किसी प्लेट या जार में रखें,
इसके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। क्या होते हैं, जो कण होते हैं उसके आकार नहीं बदलते हैं। वही बात बताया फिर यहाँ करके, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। उसमें हवा घुस करके पहले से ऑलरेडी रहता है, इसके कारण वो फुला हुआ रहता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकल आती है, जिससे इसका संपीड़न संभव है। वो वायु बाहर निकल जाती है और वो क्या होता है, दब जैसा है। जैसे कि मान लो कोई फोकला है, फोकला पूरा हुआ फुला हुआ है, उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं, दबता है, नहीं दबता है ना, हल्का फुल्का दब सकता है, मतलब दबता नहीं है ना, लेकिन उसका एक तरफ से कहीं छेद कर देंगे पूरा हवा निकल जाएगा, पूरा संपीड़न हो जाएगा, दब जाएगा। वही बात है, वो हुआ कि हवा निकल जाने के कारण चिपका, वो अलग चीज है, और एक संपीड़न अलग चीज है। क्या संपीड़न है कि वो सारा वस्तु रहते हुए ही वो हल्का दब रहा है, वो संपीड़न कहलाता है। क्या, वो संपीड़न कहलाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, जो भी इसके बाद आएगा उसको पढ़ें, गैस की अवस्था, द्रव की अवस्था। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।